हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 को देखेंगे। इससे पहले हम भारत परिषद अधिनियम देख रहे थे और उसके बाद भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से पिछली व्यवस्था से चेंज होगा। अब भारतीय शासन अधिनियम 1919 से पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या थी उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आप जानते होंगे कि इसके बीच क्या क्या हुआ था। लखनऊ समझौता। पूरी तरह से चर्चा नहीं करेंगे। इस दौरान होम रूल आंदोलन चल रहा था। उसके बाद कांग्रेस का जो दो धड़ था, कांग्रेस के दो धड़ों का समझौता, यानी गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। तो ये लगभग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम इतिहास में चर्चा करेंगे। यह सिर्फ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लिया गया है। ऐसे भी आप इतिहास जानेंगे तब इसके बारे में जानेंगे ऐसा प्रयोग क्यों किया गया था, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हो रहा था और विरोध के कारण ही ये शासन अधिनियम लाया गया था। इसके तहत किया गया था मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड का एक रिपोर्ट आया था जिसको अगस्त घोषणा कहा जाता है। अगस्त घोषणा कहा जाता है और ये 20 अगस्त 1917 को आई थी। तो मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड का एक घोषणा पत्र था जिसको अगस्त घोषणा पत्र कहा जाता है। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। उसकी घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 को आया था, इसलिए इसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। उसके बाद ये सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत क्या हुआ था कि भारत शासन अधिनियम 1919 को लाया गया था, जिसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए गए थे जो बहुत दिनों तक चला और भारत शासन अधिनियम 1935 आने के बाद भी इसका कुछ प्रावधान कई जगह लागू रहा। इसके तहत हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी और इसके रिपोर्ट के बाद ये जो शासन अधिनियम लाया गया था, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है और इस प्रावधान को हम देखते हैं। तो केंद्रीय विधानमंडल में कुछ परिवर्तन किए गए थे। केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया था कि दो परिवर्तन किए गए थे। यानी आप ऐसे एक केंद्रीय विधानमंडल का एक तस्वीर बनाते हैं तो एक तरफ क्या आप लिख सकते हैं, राज्य परिषद का एक निर्माण किया गया था और इधर एक केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा का निर्माण कराया गया था। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो आप संसद में देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है, उसी प्रकार यहाँ केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की चर्चा की गई थी। लेकिन उसके अभी का जो प्रावधान है उससे प्रावधान कुछ ज़्यादा ही भिन्न था और केंद्रीय विधान परिषद में तो निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी थे, जो अभी भी कुछ होता है। और साथ में राज्य परिषद में क्या था कि ये अभी के तरह नहीं था, इसका कार्यकाल था। कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष का था। उसके बाद इसके जितना भी सदस्य थे उनको माननीय कहा जाता था। माननीय क्योंकि ये अधिकतर इसमें मनोनीत होके आते थे और कुछ वरिष्ठ लोगों की सभा थी। और साथ में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, इसका मतलब समझते हैं कि 5 वर्ष के बाद इसको कभी भी, यानी लिख सकते हैं कि इसको कभी भी भंग किया जा सकता था, कभी भी भंग किया जा सकता था। कौन भंग कर सकता था? गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहा जाता है ना। तो गवर्नर जनरल इसको कभी भी भंग कर सकता था। राज्य परिषद के, आज के राज्य परिषद की तुलना में इसका कार्य नहीं था। और केंद्रीय विधान सभा की बात किया जाए तो केंद्रीय विधानसभा आज के लोकसभा की तरह था। इसको उच्च सदन कहा गया, लेकिन अभी के तरह इसका प्रावधान नहीं किया गया था। इससे आप स्पष्ट लगा सकते हैं कि इसका 5 वर्ष में विघटन होना तय था। उसके बाद
अभी क्या है कि जितना भी राज्यसभा है, राज्यसभा के जितना भी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन यह राज्य परिषद जो था यह कभी भी भंग हो सकता था। इसके तहत क्या गया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अभी की तरह लोकसभा आयोग, संघ लोक सेवा की बात इस समय नहीं हो रही है। फेडरल लोकसभा की जब बात होती है तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। लेकिन सिर्फ लोकसभा की बात किया जाए तो लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें क्या गया था, महिलाओं सीमित स्तर पर महिलाओं को मताधिकार। कितना दिया गया था इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सीमित स्तर पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। और महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला सर्वप्रथम देश जो है वो न्यूजीलैंड है। उसके बाद पुरुष की बात किया जाए तो यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, और इस प्रत्यक्ष निर्वाचन में वही व्यक्ति भाग ले सकते थे या तो उसका आमदनी 10,000 रुपये से अधिक हो, या वो प्रति वर्ष 750 का लगभग कर सरकार को चुकाता हो। तो इतना प्रावधान के उस समय था, वही व्यक्ति क्या कर सकता था, निर्वाचन में भाग ले सकता था। आप देखे होंगे कि 1909 के अधिनियम में क्या हुआ था कि मुस्लिम को अलग से मताधिकार मिल गया था। यानी मुस्लिम कैंडिडेट के साथ साथ क्या होना चाहिए कि मुस्लिम मतदाता भी होगा। उसी प्रकार यहाँ क्या किया गया कि सिख, यूरोपियन, ईसाई, आंग्ल भारतीय को भी सांप्रदायिक मताधिकार, यानी मुस्लिम को पहले ही मिल गया था। इसके तहत क्या किया गया कि सिख संप्रदाय जितना भी थे उसको भी मताधिकार मिल गया। यानी सिख संप्रदाय हो गया, यूरोपियन हो गया, ईसाई हो गया, उसके बाद आंग्ल भारतीय हो गया, इसको भी क्या हुआ, अलग से सांप्रदायिक मताधिकार मिल गया। इसके तहत आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विभाजन देश के अंतर्गत पनप गया। और ये जो सिख विभाजन की बात किया जाए, इसका जो मोर्चा है बराबर आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी इसका मांग प्राय किया जाता है। आप देखेंगे पंजाब में प्राय इसका मांग उठते रहता है। अलग देश का मांग शुरू में ही उठा था, आज़ादी के समय इसका भी मांग उठा था कि सिख संप्रदाय को अलग किया जाए। तो उस समय तो उठा था, लेकिन अभी भी बराबर उठ सकता है। और इंदिरा गांधी की हत्या के समय जो विवाद था, उसका बाद विवाद भी ये सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। और इसका मोर्चा अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब अंग्रेजों के द्वारा करा धरा भी भारतीय आदमी भुगत रहा है। और इसका विभाजन तो पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो सुधार लिखा हुआ, लेकिन ये तो बिगाड़ा जा रहा है। 1909 में भी लिखा हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार, लेकिन वो सुधारा नहीं गया बल्कि बिगाड़ दिया गया था। और उसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं, ये बिगाड़ ही गया है। और सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ रूप आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्रांत में कुछ प्रावधान किए गए थे। यह तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान हो गया। इसके बाद प्रांत में क्या प्रावधान किए गए थे उसको हम देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रांत में जो विषय दिए गए थे उसका विभाजन कैसे कैसे किया गया था। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद में परिवर्तन। अब देखिए कि प्रांतीय विधान परिषद में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। इसमें क्या किया गया कि डायआर्की मतलब होता है, इसका हिंदी अभी चल रहा है, द्वैध शासन।
यानी द्वैध शासन की व्यवस्था। हम पहले ही प्रांत लिख गए, केंद्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रांत की बात हो रही है। तो प्रांत में क्या किया गया, डायआर्की यानी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और द्वैध शासन में क्या किया गया कि जितना भी विषय था प्रांत के अंतर्गत दिया गया था, जो भी विषय, उसको दो भागों में विभाजित किया गया। यानी आप लिख सकते हैं कि प्रांत का विषय, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक को कहा गया हस्तांतरित, दूसरा का कहा गया आरक्षित। आरक्षित मतलब आप समझ सकते हैं रिजर्व अपने हाथ में रखा गया, यानी ट्रांसफरेबल हो गया, मतलब कि दूसरे को दिया गया। तो ये जो दिया गया था ये दूसरे को दिया गया था, यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय जितना भी परिषद में शामिल थे उसको ये दिया गया था, और आरक्षित विषय गवर्नर जनरल परिषद के पास था। तो आप देखते हैं कि हस्तांतरित विषय जो था, हस्तांतरित विषय की बात किया जाए तो इसमें शामिल किया गया था शिक्षा, कृषि, उसके बाद पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, इत्यादि विषय लिख सकते हैं। उसके बाद आरक्षित की बात किया जाए तो आरक्षित में क्या गया है, वित्त हो गया, उसके बाद रक्षा हो गया, पुलिस हो गया, संचार हो गया, व्यापार, कर। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रमुख विषय था वो आरक्षित के अंतर्गत रखा गया और हस्तांतरित के अंतर्गत वही विषय रखा गया। जो जिस प्रकार आप पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो पंचायत चुनाव में अभी जो पंचायत को दिया गया है जो भी अधिकार, वो अधिकार उस समय राज्य यानी प्रांत के विधान परिषद को दिया गया था। और प्रांत विधान परिषद में क्या था कि इसका संचालन जो किया जाता था, संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी जैसे अभी जो संसद है, संसद में जितना भी मंत्री होता है वो विधान यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उस समय क्या था कि जो विधान परिषद में यानी विधान परिषद में क्या किया गया था कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, 1909 के अधिनियम में ही बढ़ाई गई थी। और इस प्रकार कहा गया कि आप अभी शुरुआत कीजिए कि यानी शासन का शुरुआत कैसे करना है। उसके तहत आप देखिए कि ये विषय पर क्या करना है, आपको अभी से प्रयास करना है। हम देखेंगे इस विषय पर आप कैसा उपलब्धि पाते हैं, इस आधार पर क्या करेंगे, हम और से और विषय क्या करेंगे आपको इसमें दिया जाएगा। और ये जो आरक्षित विषय में था यानी इसको कहा जाता था गवर्नर तथा उसके कार्यकारी परिषद। आप इसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कर लेगा गवर्नर और सुधार कौन करेगा, यहाँ मंत्री के द्वारा उसका सुधार किया जाएगा। यानी द्वैध शासन लागू किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेवारी वाले विषय था वो क्या किया गया कि उत्तरदायी मंत्री परिषद को दे दिया गया, और जो भी मुनाफा वाला था वो सभी इसके पास रखा गया। यानी रक्षा हो गया, रक्षा के बिना कोई भी
कर वसूला नहीं जा सकता, यानी कर वसूलेगा ये वित्त इसके पास है, व्यापार इसके पास है, संचार इसके पास है, सब चीज़ मेन वाला यही रख लिया। अब बाकी सब ये, अब बताइए कि कृषि के कर ये लेगा और उसके बाद सुधार कौन करेगा? मंत्री करेगा। ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। कर जो लेगा, कृषि का कर जो भी लेगा वही क्या करेगा? कृषि में सुधार करेगा। वित्त इसके पास है और शिक्षा में सुधार मंत्रियों को कहा जाएगा करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार के क्या हुआ, चालाकी से क्या किया गया कि जनता को ये दिखाया गया कि यहाँ के अगर ये ऐसा करता है, इस परिषद में भाग लेता है भारतीय व्यक्ति, तो क्या होगा कि भारतीय व्यक्ति जितना भी नीचे तबके के व्यक्ति हैं वो देखेंगे कि मंत्री तो यहाँ का है, इसको ही सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधार नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय को शासन चलाना नहीं आता है। और इसके तहत आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जितना भी नीचे तबके जो आक्रोश में शामिल हो रहे थे उस समय दल में, यानी आंदोलन में शामिल हो रहे थे जितना भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो सभी भारतीय के प्रति ही आकर्षित हो जाते अगर इसमें शामिल होते। लेकिन उस समय बहुत सारे नेताओं ने इसे बहिष्कार किया, यानी महात्मा गांधी ने भी कहा कि आप इसमें इस चुनाव में भाग नहीं लीजिए। और 1921 में इसे चुनाव हुआ था, लेकिन इसमें कुछ नेता भाग भी लिए। उनका कहना यही था भाग लेने के प्रति कि अगर हम ये भाग नहीं लेंगे तो अंग्रेज कहेगा कि आप सिर्फ बोलते हैं कि शासन कैसे चलाना चाहिए, लेकिन आप शासन में भाग लेकर ये नहीं बताना चाहते कि हम शासन करने लायक हैं। और ये आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल जो था और उसके कार्यकारी परिषद के द्वारा ये सभी मामला का संचालन किया जाता था। और भी कुछ प्रावधान है, इसको हम साफ करने के बाद बताते हैं। इसके तहत क्या किया गया कि केंद्रीय बजट जो भी था उसको प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि केंद्र का बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। यानी आज के तरह, यानी राज्य भी जैसे अभी जारी करता है, राज्य भी बजट जारी करता है, उसके बाद केंद्र भी बजट जारी करता है। 1919 से पहले ये ऐसा प्रावधान नहीं था, यानी 1919 में ही केंद्र और राज्य यानी प्रांत के बजट को अलग अलग किया गया। उसके बाद कि गवर्नर जनरल हो गया और गवर्नर, यानी केंद्र में क्या हो गया? गवर्नर जनरल, प्रांत में गवर्नर को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। अंतिम निर्णय मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना भी जो भी विधि बनाया जाएगा उस विधि में लागू करें या ना करें, यानी लागू तो विधान परिषद या विधानमंडल के द्वारा बना दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल चाहे तो उसको क्या कर सकता है? ख़त्म भी कर सकता है। और ऐसा भी कर सकता है कि अगर गवर्नर जनरल को ऐसा लगे कि हमें अभी विधान यानी कोई विधान बनाने यानी विधि बनाना है तो अपने मन से भी बना सकता है, और ऐसा माना जाएगा कि उसको विधान परिषद यानी विधान केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा ही ऐसा किया गया है। तो यानी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। उसके बाद क्या किया गया कि इसके तहत एक समिति तैयार की जानी थी, जिसके तहत क्या किया था कि 10 वर्षों के बाद रिपोर्ट एक तय किया जाना था कि ये शासन अधिनियम जो जारी किया गया है भारत में वो किस हद तक सफल रहा या नहीं रहा। तो इसके तहत आप लिख सकते हैं कि इसके तहत एक समिति की स्थापना की जानी थी। जो इस शासन अधिनियम को आप की लिख सकते हैं सफलता की जांच करता।
बताता कि ये कितनी हद तक भारत में सफल रही। यानी इसके तहत एक समिति की स्थापना की जानी थी और ये बताना, उस पूरी समिति को ये बताना था कि ये जो अधिनियम जारी किया गया है ये सफल हुआ या भारत में नहीं हुआ, यानी किस हद तक सफलता पाई और कहाँ कहाँ तक ये इसमें कमी है, इसकी व्यवस्था करने के लिए एक समिति पहले ही इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था, जिसको आप साइमन कमीशन के बारे में आप जानते होंगे। जो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में की गई थी वो इसी के तहत की गई थी। तो हम इसके बाद साइमन कमीशन को देखते हैं। लगभग यही पूरा प्रावधान था 1919 में जो महत्वपूर्ण थे। इसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन को। यही जो था 1919 में जो 10 वर्ष के बाद ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, एक कमीशन या आयोग की स्थापना किया जाएगा जो क्या करेगा, इस अधिनियम की जांच करेगा कि यह अधिनियम किस हद तक सफल रही। तो क्या किया गया कि आप जान सकते हैं कि साइमन लिखा हुआ है तो इसका अध्यक्ष साइमन ये व्यक्ति का नाम है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना कब की गई थी, 8 नवंबर 1927 को। यानी साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में की गई थी। इसमें जितना भी, यानी इसमें 7 सदस्य होना था, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे। अब अंग्रेज यानी श्वेत थे सभी, तो इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यानी इसको गोरे का कमीशन कहा गया, यानी श्वेत कमीशन कहा गया, अंग्रेज सभी होने के कारण। यानी सभी अंग्रेज होने के कारण ही इसका भारत में विरोध भी किया गया था। और आप लिख सकते हैं कि और इसी के कारण भारत में इसका पूरा विरोध हुआ था। यानी जिधर जिधर भी ये कमीशन गई उधर उधर साइमन गो बैक का नारा लगा। साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसा नारा, इंग्लिश में आप ऐसा कह सकते हैं कि साइमन गो बैक का नारा जो है ये इस कमीशन के पूरा विरोध किया गया था उस समय, यानी 1928 में। और 1928 के दौरान इस हद तक इसका विरोध किया गया था जिसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु भी इसी के तहत, मतलब कि डंडा लगने के बाद ऐसा हुआ था। तो ये कमीशन श्वेत कमीशन होने के कारण, यानी सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण ऐसा किया गया। और ये आप कह सकते हैं कि 1928 से लेकर 1929 तक 2 बार भारत की यात्रा की। उन्नीस से लेकर 1929 तक 2 बार भारत की यात्रा की। और इसकी नियुक्ति उस समय भारत के राज सचिव बेकेन हेड के द्वारा किया गया था। यानी इसकी नियुक्ति राज सचिव
इस समिति की जो स्थापना की यानी नियुक्ति की गई थी वो राज सचिव के द्वारा किया गया था। उस समय जो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे बर्केनहेड, इसके द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और यह आप देख रहे हैं कि 10 साल के बाद स्थापना किया जाना था, लेकिन 1927 में ही इसकी स्थापना यानी नियुक्ति कर दी गई थी, यानी 2 साल पहले ही नियुक्ति की गई थी। इसके पीछे यही कारण बताया जाता है कि जैसे भारत में अभी कांग्रेस और बीजेपी 2 प्रमुख पार्टी है, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी 2 प्रमुख पार्टी है, वो है कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी की जो भी सरकार थी वो चाहते थी कि ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता हो कि 2 साल के बाद लेबर पार्टी आ जाए जो क्या करे कि इसमें बहुत ज़्यादा भारतीय के लिए सुधार कर दे। और सुधार करेगा तो क्या होगा कि यहाँ के व्यापारी के लिए बहुत ही यानी जो भी लाभ इस समय भारत से प्राप्त हो रहा है वो लाभ में पाबंदी लग सकती है। और इसी के तहत क्या किया कि जल्दी में 1927 में ही इसकी स्थापना उसके द्वारा कर दी जाती है, और ताकि क्या हो कि व्यापारी की लाभ बहुत ज़्यादा हो सके। तो ये था साइमन कमीशन, और इसका पूरा जो है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम इतिहास में देखेंगे, लेकिन इसका मामला सिर्फ इतना ही था। और इसके तहत ही क्या किया गया कि बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इसी के तहत की गई थी। और सभी को कहा गया था कि आप आइए और अपना अपना प्रस्ताव रखिए कि ये आपके समुदाय के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।